दोस्तों, इरावती ने अपने बचपन की सहेली माया की बेटी सुकन्या को अपने इकलौते बेटे मिहिर के लिए पसंद किया था। मिहिर को अपनी मां पर बहुत विश्वास था, इसलिए उसने भी इस शादी को हाँ कह दी थी, जबकि उसे पता था कि सुकन्या गांव में पली बड़ी है और ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। तो चलो देखते हैं सुकन्या कैसे इस मॉडर्न लाइफस्टाइल में खुद को एडजस्ट करती है। और हाँ, ऐसी ही अनोखी और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शादी करके सुकन्या शहर में अपने ससुराल आई है। घर की चकाचौंध और हाईफाई लाइफस्टाइल देख के सुकन्या थोड़ी नर्वस हुई है। किसी भी चीज़ को हाथ लगाने से डर रही है। डरो मत बहू, ये ओवन है, इसमें हम खाने की चीजें गर्म कर सकते हैं। ओह अच्छा, मतलब गांव में जैसे तंदूर होता है वैसे ही ना? बिल्कुल सही। इरावती अब सुकन्या को वॉशिंग मशीन के बारे में समझाती है। माँ जी, ये इतनी छोटी सी अलमारी यहाँ क्यों है? सुकन्या की बात सुन के उसकी छोटी ननद स्वीटी हंस पड़ती है। भाभी, ये अलमारी नहीं वॉशिंग मशीन है, इसमें गंदे कपड़े अपने आप धुलते हैं। क्योंकि सुकन्या पहली बार शहर आई है, यहाँ की अजब गजब चीजें देख वो चकित हो जाती है। ओह, मतलब ये जादुई मशीन है। अगर कोई इंसान इसमें बैठ जाए तो उसे भी धुला देगी? सुकन्या का इनोसेंट सवाल सुन के इरावती और स्वीटी को हंसी कंट्रोल नहीं होती। नहीं बहू, इसमें सिर्फ कपड़े धुलते हैं। घर की एक एक वस्तुओं के बारे में जानने के बाद सुकन्या आश्चर्यचकित हो जाती है। नेक्स्ट डे जब सुकन्या स्वीटी के रूम में जाती है, तब हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखाती स्वीटी को देख उलझन में पड़ती है। दीदी, ये आप क्या कर रही हो? इसे हेयर ड्रायर कहते हैं भाभी, गीले बालों को झट से सुखा देती है। आपको चाहिए तो आप यूज कर सकती हो। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। सुकन्या अपनी सास की मदद से शहर की लाइफस्टाइल में एडजस्ट होने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। एक दिन स्वीटी कॉलेज से घर लौटती है और अपने रूम में ढेर सारे पापड़ सूखते हुए देख उलझन में पड़ती है। माँ यहाँ आइए प्लीज। अरे क्या हुआ स्वीटी, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो जैसे बाघ पीछे पड़ा है? स्वीटी के कमरे में फैले हुए पापड़ देख इरावती भी उलझन में पड़ती है। अरे, ये इतने सारे पापड़ यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी सुकन्या खुशी खुशी वहाँ आती है। माँ जी, ये मैंने सुखाए हैं इस ड्रायर मशीन से, पर पता नहीं ये मशीन अब काम क्यों नहीं कर रही। सुकन्या की बात सुन के स्वीटी चिढ़ जाती है। ओह नो माँ, मेरा इम्पोर्टेड ड्रायर खराब हो गया। ये क्या किया भाभी आपने? थोड़ा सा भी दिमाग इस्तेमाल नहीं करती। स्वीटी की तीखी बातें सुन के सुकन्या रोने लगती है, लेकिन इरावती उसे प्यार से समझाती है। हाँ हाँ ठीक है, अब रो मत। देखो, आगे से ख्याल रखना, धीरे धीरे सब समझ जाओगी। कुछ दिन बाद घर की जिम्मेदारी सुकन्या पे डाल इरावती और स्वीटी 4 दिन के लिए शहर से बाहर जाती है। चलो, सब लोग तो बाहर चले गए, अब मैं घर की थोड़ी साफ सफाई कर लेती हूँ। सासू माँ आएगी तो खुश हो जाएगी। सुकन्या किचन के सारे नॉनस्टिक कोटिंग वाले बर्तन घिस घिस के चकाचक कर देती है। पता नहीं इन शहर के लोगों को ये काले काले बर्तन क्यों पसंद आते हैं। आहा, अब कैसे चमक रहे हैं। अब क्या करूँ? हाँ, इनका नया शर्ट धो देती हूँ। सुकन्या मिहिर का नया लाल रंग का शर्ट वॉशिंग मशीन में डालती है और ड्रेनेज पाइप से रंगीन पानी आता देख बड़ी खुश होती है। हे भगवान, इतना मैल, वो भी नए कपड़ों में। ये शहर की हवा ही खराब है। चलो, अच्छा हुआ मैंने धो दिया। अब कुछ खाना बना लेती हूँ। सुकन्या किचन में अखरोट का हलवा बना रही है। ये अखरोट कैसे तोड़ूं? यहाँ तो ना पत्थर है ना सिलबट्टा। तभी उसकी नजर मिक्सर पे जाती है। ओह, बन गया काम। मैं तो इस मशीन के बारे में भूल ही गई थी। सुकन्या ढेर सारे अखरोट मिक्सर में पीसने के लिए डालती है। जैसे ही स्विच ऑन होता है, मिक्सर जोर से हिलने और आवाज करने लगता है और थोड़ी ही देर में मिक्सर की मोटर जल जाती है और मिक्सर बंद पड़ जाता है। ओह, ये क्या हो गया? रात को इरावती, स्वीटी और मिहिर घर आते हैं। तीनों सोफे पे बैठे हैं और सुकन्या सिर झुकाए उनके सामने खड़ी है। सामने मिहिर की खराब हुई शर्ट, खराब हुआ नॉनस्टिक बर्तन, जला हुआ मिक्सर पड़े हैं। माँ, देखा आपने? आपकी लाडली बहू ने मेरा 2000 का नया शर्ट बर्बाद कर दिया। ओह माय गॉड, माँ आपके सारे नॉनस्टिक बर्तन और मिक्सर की भी वाट लगा दी है। मिहिर और स्वीटी की बातें सुनकर सुकन्या रोने लगती है। माँ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम कंगाल हो जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, तुम सब शांत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। बहू, मैंने तुम्हें कुछ सामान मॉल से लाने के लिए कहा था, क्या तुम लाई हो? इरावती की बातें सुन के मिहिर और स्वीटी चौंक जाते हैं। माँ, आपकी तबीयत तो ठीक है?
आपने भाभी से सामान लाने कहा, वो भी मॉल से? हाँ माँ, मुझे कह देती, मैं ला देता। अब पता नहीं इसने कितने का घाटा किया है। मिहिर की बातें सुन के इरावती हंसने लगती है। मिहिर और स्वीटी उलझन में पड़ते हैं। सुकन्या बेटा, जरा सब सामान तो लेके आना बाहर। सुकन्या अंदर चली जाती है और 3 बड़ी थैली भर के सामान लेके आती है, जिसमें कई सारी रोजमर्रा की चीजें हैं। डिओड्रेंट, शू पॉलिश, शैम्पू, सोप, वॉशिंग पाउडर इत्यादि। ढेर सारा सामान देख के मिहिर को चक्कर आता है। माँ, लगता है मेरी आधी सैलरी एक ही दिन में खत्म की है इसने। बिल्कुल नहीं, उल्टा बहू ने बचत की है। बचत? और सुकन्या ने? इम्पॉसिबल। दुगने भाव में लेके आए होगी सारी चीजें। नहीं, ये सारी चीजें जिसके लिए हर महीने तुम 15,000 से भी ज्यादा खर्च किया करते हो, सुकन्या सिर्फ 6,000 में लाई है। इरावती की बात सुन के मिहिर और स्वीटी अचरज में पड़ते हैं। क्यों, विश्वास नहीं होता? ये देखो बिल। बिल देख के मिहिर चकरा जाता है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है माँ? क्यों नहीं मुमकिन? तुम लोग मॉल जाके हड़बड़ी में चीजें खरीदते हो, ना उसके ऊपर की स्पेशल ऑफर, डिस्काउंट पढ़ते हो, ना दूसरे विकल्प ढूंढते हो। लेकिन सुकन्या बहू ने बड़ी जिम्मेदारी से और समझदारी से शॉपिंग करके पैसे बचाए हैं। इरावती की बात सुन के मिहिर और स्वीटी सोच में पड़ते हैं। यही नहीं, सुकन्या ने हमारी रोजमर्रा की सब्जी मंडी का खर्चा भी लगभग शून्य किया है। क्या? आओ मेरे साथ। इरावती सबको लेके उनकी गैलरी में आती है। गैलरी में तरह तरह के पौधे जैसे कड़ी पत्ता, मिर्च, हरा धनिया उगे हुए दिखाई देते हैं। साथ ही में कुछ बेल जैसे लौकी, करेला आदि दिखाई देते हैं। दूसरे बाजू मिट्टी में मेथी, पालक उगे हैं। ये सब देख मिहिर और स्वीटी चकित होते हैं। माँ, ये सब किसने किया? हम तो इस गैलरी में झांकते भी नहीं थे। इसे तो हमने गंदी और अनचाही चीजों का गोडाउन बना के रखा था। ये सब चमत्कार मेरी बहू सुकन्या का है। उसने अपनी नॉलेज का इस्तेमाल अपनी गृहस्थी के लिए किया है। यहाँ की रहन सहन भी जल्दी सीख जाएगी। और इसीलिए आपने भाभी को भैया के लिए चुना? बिल्कुल, क्योंकि उसकी सूझबूझ मैंने उसके बचपन से ही देखी थी और तभी मैंने उसे अपनी बहू बनाने की ठानी थी। इरावती की बात सुन के मिहिर और स्वीटी को अपनी गलती का एहसास होता है। आई एम सॉरी सुकन्या, मैंने तुम्हें गलत सलत बोल दिया। मुझे भी माफ कीजिए भाभी। कोई बात नहीं, अब रहने भी दीजिए। वैसे मैंने आपका लैपटॉप साफ किया है। ओह, थैंक यू। बहुत धूल जमा हुई थी, मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए साबुन के पानी से धो दिया। चलिए देखिए तो कैसे चमक रहा है। सुकन्या की बात सुन के मिहिर चक्कर आके गिरता है। इरावती और स्वीटी को तो पसीने छूटते हैं। सुकन्या उलझन में पड़ती है। हे भगवान, इन्हें क्या हुआ? लैपटॉप वॉशिंग मशीन में थोड़ी धोया है। तो देखा दोस्तों, ज्यादा पढ़ी लिखी ना होने के बावजूद भी कैसे सुकन्या ने अपने गृहस्थी की भागदौड़ अच्छे से संभाल ली। इंसान की इंटेलिजेंस केवल किताबी क्वालिफिकेशन पर निर्भर नहीं होती। सूझबूझ, व्यवहारिक ज्ञान भी मायने रखता है। इसलिए किसी को भी अपने से कम नहीं समझना चाहिए। चलिए फिर जल्द ही आपको मिलती हूँ एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। बाय बाय, टेक केयर। 6 महीने पहले कमल शादी करके अपने ससुराल रामपुर आई थी। उसका पति राकेश और ससुर किसी काम से बाहर गांव गए थे। घर में कमल और उसकी सास ही थी। अरे बहू, तुम्हारी पिताजी ने नया टीवी देने का वादा किया था शादी में, कहीं भूल तो नहीं गए? सास की बात सुन के कमल चकित हो जाती है। अच्छा, लेकिन पिछले महीने ही मेरे बाबूजी ने नया फ्रिज भेजा है, फिर अब टीवी? हाँ, वही तो मैं भी कह रही थी, लेकिन तुम्हारे पिताजी मान ही नहीं रहे। बड़ा प्यार है तुमसे। सास की बात सुन के कमल सोच में पड़ती है। पता नहीं पिताजी ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरे शादी के लिए पहले ही उन्होंने इतना कर्जा उठाया है। कुछ दिन बाद कमल के ससुराल में बढ़िया सा LED टीवी आ जाता है। सास बहुत खुश है, लेकिन कमल दुखी हो जाती है। पता नहीं पिताजी ने कैसे पैसे जुटाए होंगे इस महंगे टीवी के लिए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब कमल की सास कुछ और बड़ी चीज पाने की लालसा करती है। बहू, तुम्हारे पिताजी कार कब बुक कर रहे हैं? 1 महीना हो गया उन्होंने वादा करके। सास की बात सुन के कमल को झटका लगता है। जी, और एक कार? हमारे पास तो पहले से ही एक है ना। अरे उसमें AC नहीं है ना, और बहुत छोटी भी तो है। और तुम्हारे पिताजी ने खुद ही हमें कार देने की मनीषा जताई, तो हम ना नहीं बोल सके। सास की बात सुन के कमल उलझन में पड़ती है। माँ जी,
क्या मैं 2 दिन के लिए पिताजी के यहाँ हो आऊँ? कार कब तक आएगी ये भी देख लूँगी। कमल की बात सुन के सास खुश होती है। हाँ हाँ बिल्कुल जाना, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। अगले दिन कमल अपने मायके निकलती है। प्रणाम माँ जी, आप अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ तुम चिंता मत करो, कार तो आ ही जाएगी आज नहीं तो कल। लेकिन तुम लौटते वक्त अपने मायके से कुछ कीमती मूल्यवान चीज लेके आना, खाली हाथ मत लौटना। हाँ, नहीं वो क्या है ना, नई दुल्हन के लिए अशुभ होता है ऐसा मानते हैं। हे भगवान, इनकी भूख तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। कमल अपने मायके पहुंचती है और अपने पिताजी से कार के बारे में पूछताछ करती है। क्या कार, और वो भी एसी वाली? नहीं, मैंने तो ऐसा कोई वादा नहीं किया है, और अब तो मेरी सारी जमा पूंजी भी खत्म हुई है। अब कमल के दिमाग में सारी बात सुलझ जाती है। अच्छा, मतलब सासू जी झूठ बोल रही है, अपनी मनगढ़ंत कहानियां बना रही है। 2 दिन पिताजी के घर रहने के बाद कमल अपने ससुराल लौटने की तैयारी करती है। प्रणाम पिताजी, मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखना। बेटा, वो कार का क्या करे? तुम्हारी सास नाराज हो जाएगी तुमसे। नहीं पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैंने यहाँ की 2 मूल्यवान चीजें अपने साथ ली है, सासू माँ खुश हो जाएंगी। कमल की बात सुन के गोपीनाथ उलझन में पड़ता है, लेकिन पिताजी को दिलासा देके कमल अपने ससुराल के लिए निकलती है। जब कमल अपने ससुराल आती है, सास बड़ी खुशी से उसका स्वागत करती है। आओ आओ बहू रानी, पिताजी कैसे हैं तुम्हारे? जी बढ़िया है। पिताजी ने कार के बारे में कुछ कहा तुमसे? कब भेज रहे हैं? जी जल्द ही आ जाएगी कार। कमल की बात सुन के सास फूले नहीं समाती। वाह वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है बहू। राकेश और तुम्हारे ससुर जी शहर से लौटेंगे ना, और आंगन में नई बड़ी लंबी कार देखेंगे तो बड़े खुश हो जाएंगे, वरना मुझे कोई शौक नहीं है गाड़ी वाड़ी का। जी माँ जी, मैं जानती हूँ। अच्छा अच्छा, वो सब ठीक है, लेकिन अब तुम खाली हाथ आई हो क्या? नहीं माँ जी, पिताजी ने 2 बड़ी मूल्यवान चीजें भेजी है आपके लिए। कमल की बात सुन के सास की आंखें चमक जाती है। ओह, बड़े समझदार हैं हमारे समधी जी। दिखाओ तो क्या मूल्यवान उपहार भेजा है उन्होंने हमारे लिए। कमल अपनी बैग से 2 छोटी पोतलियां निकाल के उन्हें दिखाती है। वो देख के सास की आंखें फूल जाती है। माँ जी, क्या मैं आपको ये उपहार रात के भोजन के बाद दिखा सकती हूँ? लेकिन क्यों बहू? जी दरअसल उन्हें पोतली में से निकालने का मुहूर्त पंडित जी ने दिया है, और वो रात में है, इसीलिए। कमल की बात सुन के सास मन ही मन खुश होती है। उसे लगता है कि उस पोतली में हीरे की चमचमाती अंगूठी या फिर मोतियों की माला होगी। लगता है समधी जी ने बहुत ही मूल्यवान उपहार भेजा है मेरे लिए। हाँ ठीक है, जैसे तुम सही समझो। एक काम करना, इस खुशी में आज भोजन में कुछ पकवान बना दो, खीर बना दो, नहीं तो गाजर का हलवा ही बना दो। राकेश और उसके पिताजी भी बिजनेस ट्रिप से आज आने वाले हैं ना। जी माँ जी, जैसे आप कहे। रात को सारे खाना खाने बैठते हैं। कमल खाना परोसती है, लेकिन जैसे ही सास पहला निवाला लेती है, उसका मुंह कड़वा हो जाता है। बहू, अरे ये क्या, सब्जी में बिल्कुल नमक नहीं है। हाँ बेटा, और खीर में भी बिल्कुल स्वाद नहीं है, शायद तुम चीनी डालना भूल गई हो। कमल अंदर जाके मायके से लाई 2 छोटी पोतलियां लेके आती है। ये क्या है बहू, पहले नमक चीनी तो लाओ। जी ये वही है। कमल की बात सुन के सास, ससुर और उसका पति राकेश उलझन में पड़ते हैं। क्या तुम अपने मायके से चीनी और नमक लाई हो? जी। कमल की बात सुन के सास ससुर अचरज में पड़ते हैं। राकेश थोड़ा गुस्सा होता है। मैं तुम्हें बहुत समझदार समझ रहा था, लेकिन ये तुमने बहुत गलत किया है। हाँ बहू, राकेश ठीक कह रहा है, तुम्हारे मायके वाले क्या सोचेंगे हमारे बारे में? कमल हल्का सा मुस्कुराती है। जी मैंने तो सिर्फ माँ जी की इच्छा पूरी की है। कमल का जवाब सुन के ससुर और राकेश अचरज से सास की तरफ देखते हैं। सास जरा सी डर जाती है। माँ, क्या कमल सही कह रही है? नहीं बेटा, मैंने ऐसे नहीं कहा था कि अपने मायके से चीनी और नमक ले आना। माँ जी, लेकिन आप ही ने मुझे कहा था कि अपने मायके से वहाँ की कुछ मूल्यवान चीजें लेके आना, वरना अशुभ माना जाता है। कमल की बात सुन के सास गड़बड़ा जाती है। कुछ भी मत बोलो बहू, कौन सी दुश्मनी निकाल रही हो? माँ जी, मेरी स्वर्गवासी माँ हमेशा कहती थी कि चीनी और नमक हमारी गृहस्थी की बहुत मूल्यवान चीजें हैं। क्यों? ऐसा क्यों कहती थी वो? क्योंकि अगर ये दोनों नहीं रहेंगे तो हमारा भोजन फीका हो जाएगा, और उस कारण हम भोजन का पूरी तरह से आस्वाद नहीं ले पाएंगे।
और बिना रुचि के हमारा जीवन भी नीरस हो जाएगा। हाँ, ये तो लाख पते की बात की है तुम्हारी माँ जी ने। बिना स्वाद जिंदगी मतलब बिना सुगंध के फूल, बिना पानी की नदी और बिना सुर के कोयल। जी पिताजी, बिल्कुल यही कहना था मेरी माँ का भी। बातचीत चल रही थी, तभी कमल के ससुर के दिमाग में कुछ विचार आता है। एक मिनट बहू, इसका मतलब तुम्हारी सास तुम्हें मायके से कुछ ना कुछ कीमती लाने को कहती है? तो क्या ये टीवी और फ्रिज भी इन्हीं की डिमांड थी? कमल अपनी सास को देखती है। सास की गर्दन शर्म से झुक जाती है। नहीं नहीं पिताजी, वो तो मेरे बाबूजी की इच्छा थी। तो फिर इस बार माँ ने मूल्यवान वस्तु की डिमांड क्यों की थी? कमल मुस्कुरा के कहती है, वो शायद माँ जी मेरी परीक्षा ले रही थी कि मैं सचमुच समझदार हूँ या नहीं। ठीक कहा ना माँ जी? हाँ हाँ, बहुत ठीक कह रही है। कमल की बात सुन के राकेश और ससुर हंस पड़ते हैं। फिर तो तुम अव्वल नंबर से पास हुई हो। क्यों भाग्यवान, ठीक कहा ना मैंने? हाँ, जी बिल्कुल सही कहा आपने। अब मुझे इस गृहस्थी की कोई चिंता नहीं। मैं 4 धाम यात्रा के लिए बेझिझक जा सकती हूँ। कमल रसोई में साफ सफाई कर रही है, तभी उसकी सास वहाँ आती है। बहू, मुझे माफ कर देना। मेरी लालच की वजह से तुम्हारे पिताजी को बड़ी मुश्किलें उठानी पड़ी होगी। नहीं माँ जी, कोई बात नहीं। आपने अपनी गलती मान ली, ये आपका बड़प्पन है। कमल की बात सुन के सास संतुष्ट होती है और उसे आशीर्वाद देती है। सचमुच मैं कितनी भाग्यवान हूँ जो तुम्हारी जैसी संस्कारी, क्षमाशील और विचारी बहू हमारे घर आई है। जुग जुग जियो बेटा। अजय ने शहर में अपनी एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान शुरू की थी। टूरिस्ट स्पॉट होने की वजह से दुकान अच्छी चल रही थी और अजय बढ़िया मुनाफा भी कमा रहा था। अजय बेटा, पिछले महीने तुमने लगभग 10,000 का मुनाफा कमाया है। तुम तो बड़ा अच्छा तोलमोल कर लेते हो। जी पिताजी, ये तो शुरुआत है। आगे देखिए, आपका ये बेटा हर दिन 10,000 रुपए कमाएगा। अजय के पिताजी को पता था कि अजय बचपन से ही सौदेबाजी में बहुत होशियार है। क्यों नहीं, जरूर। बस अपनी इस प्रतिभा पे कभी गर्व मत करना। दिन बीतते गए। अजय का अपनी सौदेबाजी की हुनर का घमंड बढ़ता गया। एक दिन अचानक उसे किसी काम से गांव जाना पड़ा। पिताजी, 2 दिन के लिए आप दुकान संभालिए, मैं गांव जाके अपनी जमीन का सौदा करके आता हूँ। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, पैसे संभाल के लेके आना। अजय अपने गांव पहुंचता है और जमीन के खरीदारी का सौदा पूरा कर लेता है। चलो, सोचा था उससे दुगना मुनाफा हुआ है। वैसे भी ये बंजर जमीन कुछ काम की नहीं थी। अब वक्त है तो थोड़ा घूम लेता हूँ। अजय गांव में सैर सपाटे के लिए निकलता है। उसे रास्ते में कुछ पहचान वाले लोग मिलते हैं। कैसे हो अजय, बहुत दिनों बाद दर्शन दिए। हाँ चाचा, वो दुकान में बिजी रहता हूँ ना। पिताजी कैसे हैं? जी एकदम बढ़िया, दुकान में मेरा हाथ भी बटाते हैं। अजय वहां से आगे बढ़ता है और रास्ते में एक शानदार बंगला उसका ध्यान खींच लेता है। ओह, बहुत ही शानदार घर बनाया है। लगता है कोई नया परिवार रहने आया है। अजय को एक गांव वाला वहां से गुजरता हुआ दिखाई देता है। सुनिए दादा, ये कोठी किसकी है? गांव में नहीं लग रही है। हाँ, प्रजापति मारवाड़ी की कोठी है। बड़ा कंजूस इंसान है। चाय में गिरी मक्खी भी चूस लेता है। उसके साथ तोलमोल करने का मौका मिल जाए तो मजा आएगा। अजय उत्सुकता से बंगले के पास पहुंचता है और अंदर झांक के देखने लगता है। तभी उसका ध्यान बगीचे में बैठी एक बिल्ली की ओर जाता है जो एक पुराने से कटोरे में दूध पी रही है। ओहो, ये कटोरा तो बड़े अजीब आकार का है, प्राचीन भी लग रहा है। इसे दुकान में बेचने रखूं तो बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। 2-3 लाख तो आराम से मिल जाएंगे। तभी प्रजापति मारवाड़ी बंगले से बाहर निकलता है और पूजा के लिए बगीचे के पौधों से कुछ फूल तोड़ने लगता है। ये अच्छा मौका है इस कटोरे के बारे में पूछने का, लेकिन अगर मैं सीधा कटोरा मांगूंगा तो इन्हें शक हो जाएगा। क्यों ना मैं पहले बिल्ली का सौदा करूं। अजय उस मारवाड़ी के पास पहुंचता है। प्रणाम, मैं अजय इसी गांव का हूँ, अब शहर में रहता हूँ। अच्छा, हम तो शहर की महंगाई से त्रस्त होके यहाँ गांव में लौटे हैं। थोड़ी बातचीत के बाद अजय उसे बिल्ली के बारे में पूछता है। क्या मैं आपकी ये बिल्ली खरीद सकता हूँ? क्यों? बहुत ही प्यारी है, सोच रहा था मेरी बेटी के लिए खरीद लूं। प्रजापति थोड़ा सोच में पड़ता है। क्या हुआ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर ये बिल्ली मेरे माँ की बड़ी चहेती थी। अब माँ नहीं रही, लेकिन ये बिल्ली अब हमारे परिवार का हिस्सा बन गई है। प्रजापति की बात सुन के अजय सोच में पड़ता है। अच्छी कहानी बनाई है। ये शायद मुझे बेवकूफ समझ रहा है।
अजय मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जो हो गया उसके बारे में सोच के आने वाला कल खराब करना शायद गलत होगा ना। अजय अपनी तरफ से प्रजापति मारवाड़ी को बिल्ली का सौदा करने के लिए राजी करवाने की पूरी कोशिश करता है। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये बिल्ली हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य है। जी बिल्कुल, आप जो दाम बोलेंगे वो मैं दे दूंगा। ठीक है, मेरे ख्याल से इस प्यारी बिल्ली के 10,000 ठीक रहेंगे। 10,000 सुन के अजय मन ही मन चिढ़ जाता है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करता है। ठीक है, वैसे भी मुझे कहाँ इस बिल्ली में इंटरेस्ट है, मुझे तो वो लाखों का कटोरा चाहिए। जी ठीक है, मैं तैयार हूँ। अजय तुरंत अपनी बैग से 10,000 रुपए निकालकर मारवाड़ी को देता है। मारवाड़ी तुरंत वो बिल्ली अजय को दे देता है। ये लीजिए, अच्छे से ख्याल रखिए इसका। बिल्ली लेके अजय निकल पड़ता है और कुछ कदम चलने के बाद वापस लौट आता है। प्रजापति जी, मैं सोच रहा था जबकि ये बिल्ली मैंने खरीदी ली है, उस टेढ़े मेढ़े कटोरे का आप क्या करोगे? बात तो सही है। अच्छा होगा अगर वो कटोरा भी आप मुझे दे देंगे, ताकि बिल्ली को उसी कटोरे से दूध पिलाऊंगा। बिल्ली को भी इसकी आदत हो गई होगी ना। प्रजापति सोच में पड़ जाता है। आप चाहे तो मैं इस पुराने कटोरे के 100-200 आपको दे दूंगा। अजय की बात सुन के प्रजापति उस पर हंसने लगता है। अजय चकरा जाता है। क्या हुआ, आप हंस क्यों रहे हो? क्योंकि मैं ये कटोरा किसी भी हाल में नहीं बेच सकता। भला वो क्यों? पता नहीं, लेकिन इस कटोरे की वजह से मैं अब तक 8 से 10 बिल्लियां बेच चुका हूँ। अब आप ही बताइए, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बेचने में कोई अकलमंदी है क्या? प्रजापति की बातें सुन के अजय का चेहरा उतर जाता है और वो अपने रास्ते निकल पड़ता है। पिताजी ठीक कह रहे थे, मेरी घमंड की वजह से आज मुझे अच्छा सबक मिला। जिंदगी में पहली बार घाटे का सौदा किया है मैंने।